के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने मिलकर रमज़ान की पूर्व संध्या पर देश के मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। उन्होंने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने की घोषणा कर दी है। ये खुद गृह मंत्री ने इसकी घोषणा की, ट्विटर पे भी, और गृह मंत्रालय के निर्देश के आदेश के मुताबिक भी पास हो गया वो ऑर्डर। उसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसकी प्रक्रिया होगी। यहाँ पर सवाल ये पूरे तरीके से पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से CAA को लेकर 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जैसे ही दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, उसके बाद उन्होंने जो सांप्रदायिक नीति अपनाई, यानी पहले 5 साल में सांप्रदायिकता का पूरा एक माहौल तैयार किया, और उस वातावरण को तैयार करने के बाद जब देश की जनता के एक बड़े हिस्से में सांप्रदायिकता का और मुस्लिम नफरत का जहर बो दिया गया, तब एक एक करके इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के कानून और कार्यक्रम लेकर आए, जिससे पूरे तरीके से देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य से एक तरह के थियोक्रेटिक धर्म पर आधारित राज्य बनाने की पूरी कोशिश हुई। इसमें CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक तरह से मील का पत्थर है, जो पूरे तरीके से परिभाषा ही बदल देगा भारत की। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से एक इस तरह का राज्य बनाने की कोशिश है जो इजराइल के पूरे मॉडल पर बना हुआ है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 5 साल पहले शाहीन बाग का जो पूरा आंदोलन हुआ था, जो मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर उसे नेतृत्व किया था, तमाम वो लोग शामिल हुए थे जिन लोगों का यकीन है भारत का जो बुनियादी संवैधानिक जो कैरेक्टर, जो चरित्र है कि भारत को एक ऐसा देश बनने की परिकल्पना हुई थी 75 साल पहले, जो सबके लिए बराबर होगा। 5 साल गुजर जाने के बाद, लगभग 5 साल, नरेंद्र मोदी सरकार को अब याद आया कि अब उसे इंप्लीमेंट किया जाए, जब चुनाव में 1 महीने का वक्त भी बाकी नहीं है। ऐसा वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे ये कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करारी और बहुत ही सख्त डांट लगी है। वो डांट लगने के बाद कि आप दस्तावेज दिखाइए, आप कागज दिखाइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉरपोरेट ने कितना चुनावी खुफिया चंदा दिया। इसको लेकर जब डांट पड़ी है, सरकार पूरी तरीके से एक तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, एक तरह से डिफेंसिव पे नजर आ रही है, तो पूरे तरीके से हेडलाइन को बदलने का खेल आप जानते हैं। पूरा जो दरबारी मीडिया है वो उनके एक चाबुक से चलता है, या मैं कहूँगी कि सीधे तौर पर उसकी जो बागडोर है इन्हीं के हाथ में रहती है कि जब चाहें हेडलाइन बदल दें। तो जब बहस होनी थी इस बात पर कि कैसे एक कानूनी तरीके से, एक कानूनी रूट से, एक तरह की मैं कहूँगी रिश्वत देने का काम किया गया, क्विड प्रो, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको देने का काम किया गया ऐसे वक्त में जबकि मुश्किल सवाल पूछे जाने से थे नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, उनकी सरकार से कि 10 साल पूरे हो गए हैं। तो अमित शाह का ये देखिए आप, ये स्टेटमेंट उन्हीं के ट्विटर से मैंने लिया है, जहां वो भाषण दे रहे हैं एक जगह पर, और देखिए क्या कह रहे हैं। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। ये अधिकार हमने इनको दिया। हमने कहा था हम CAA लाएंगे,
हमने कहा था हम CAA लाएंगे और उसके बाद वहाँ बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने कहा था हम CAA लाएंगे, हम आम लोगों की जो वहाँ पर जो सताए गए, प्रताड़ित हुए जो अल्पसंख्यक हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हम उनको भारत लेकर आएंगे, यहाँ उनकी डिग्निटी, उनके गरिमा की रक्षा करेंगे। महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर उनको सताया जाता है। मैं तो ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अमित शाह ने और क्या कहा था। हमने कहा था हम CAA लाएंगे, दुरुस्त बात है, लेकिन हमने यानी कि आपने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए हर भारतीय नागरिक की जेब में जाएंगे। आपने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। आपने तो ये भी कहा था कि पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पटल पर भारत पहुंच जाएगा। आपने तो ये भी कहा था कि महिलाओं के साथ तमाम तरह की जो नाइंसाफियां हो रही हैं, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आपने तो ये भी कहा था, उसका क्या हुआ? आपने किसानों के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? किसानों के खिलाफ आप कानून लेकर आए और अब देखिए उसके 2 साल गुजर जाने के बाद किसान फिर से हजारों की तादाद में सड़कों पर हैं। आपने तो ये भी कहा था आप महिला सम्मान की रक्षा करेंगे। उधर हमारी पहलवान जो महिलाएं हैं, महिला पहलवान है, किस तरह से उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा अपनी रक्षा के लिए। आपने तो ये भी कहा कि आप पूरे देश को एक सबसे सुरक्षित, सबसे बेहतरीन राष्ट्र बनाएंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ के जो एथलेटिक हैं, मणिपुर के वो लोग एथलीट्स जो हैं, वो आके उन्हें मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, मेरे राज्य में हिंसा हो रही है, ये व्यक्ति कह रहे हैं, और आप अभी तक वहाँ तक आप उन्हें विजिट करने भी नहीं गए हैं, वहाँ दौरा करने भी नहीं गए हैं, आपके मुंह से M फॉर मणिपुर नहीं निकलता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये मुश्किल सवालों का तमाम जो जवाब देना था, सिर्फ एक सांप्रदायिक मंत्र से ऐसा लगता है कि सब कुछ और हर किसी को खामोश करने की एक बहुत ही शातिर लेकिन नाकाम कोशिश है। तो यहाँ पर अमित शाह ने ऐलान किया कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये तमाम लोग आ सकेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोग ऐसा कर पाएंगे। यानी 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। लेकिन 31 दिसंबर 2014 के बाद ये नाइंसाफ़ी बंद हो गई। ये कोई एक भद्दा मजाक है कि जब आप ये कहने की कोशिश करें, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से जो हज़ारों लाखों लोग जिनके साथ ये ज्यादती हो रही है, उन सबको शरण देने का काम कर रहा है भारत। लेकिन आप तकनीकी रूप से देखिए तो सीधे तौर पर ये 1955 का जो कानून बदला गया 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए, CAA जो लेकर आई मोदी सरकार, उसमें सीधे तौर पर 31 दिसंबर 2014 यानी लगभग 10 साल पहले जो लोग आ चुके हैं उनको, और ये 10 साल के दौरान जो लोग आए उनका क्या होगा? उनकी प्रताड़ना के बारे में, उनकी जिल्लत के बारे में, उनकी तकलीफों परेशानियों के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। और अगर ये लोग भारत में रह रहे थे, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे या बाद में आए थे, कौन सा ऐसा कानून है भारत में जिसने रोका था सरकार को इन लोगों को नागरिकता देने के लिए? कौन सा ऐसा कानून था जिसने ये कहा था कि सिर्फ CAA जब आएगा तभी आप कर सकते हैं? भारत में तो तमाम जो प्रताड़ित लोग हैं, तमाम जो सताए हुए लोग हैं, वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी नीति, अभी से नहीं, सैकड़ों साल से, आज़ाद भारत नहीं, आज़ाद भारत से बहुत पहले जब भारत हुआ करता था, ये तो भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की जड़ों में है कि जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में लोगों को सताया गया, वहाँ भारत ने उनको शरण दी। लेकिन जो भारत 2014 से पहले का था और 2014 के बाद का भारत है, उसका फर्क यह है कि आज भारत की सरकार, भारत के शासक उन लोगों का धर्म देख रहे हैं कि आखिर जिनको सताया गया, आप अपनी पहचान बताइए। अगर आप अशोक हैं तो आपको आने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अब्दुल हैं तो आपकी एंट्री बंद है। आप अगर अहमदिया मुसलमान हैं पाकिस्तान में, चाहे आपकी जान को कितना भी बड़ा खतरा हो, अगर आप शिया मुसलमान हैं, आपकी जान को कितना भी बड़ा खतरा हो, इसके लिए हमारी सरकार परवाह नहीं करती। लेकिन अशोक को, अजय को, सीता को, रीता को नागरिकता मिल सकती है, और वो भी ये तमाम अशोक और सीता को, अजय को, रीता को, इन सबको इनकी प्रताड़ना हुई होगी 31 दिसंबर 2014 से पहले की। इतने छेद हैं इस तमाम दावे में भी, मैं कहती हूँ इस सांप्रदायिकता में भी, इस सांप्रदायिक नीति में भी इतने बड़े बड़े छेद हैं
कि ये पूरे तरीके से पता चलता है कि इन देशों का चुनाव भी किस तरह किया गया। और आपको अगर हिंदुओं से ही इतना प्रेम है तो आपने श्रीलंका को इसमें क्यों नहीं शामिल किया? श्रीलंका में जो तमिल हिंदू हैं वो काफी परेशान हैं, उनको आपने शामिल नहीं किया। रोहिंग्या मुसलमान, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सताया जाने वाले जो समूह हैं उनमें फिलिस्तीनी हैं, उनमें रोहिंग्या मुसलमान हैं। क्या आपके दिल दुखना बंद हो जाता है? आपके आंखों के आंसू सूख जाते हैं? आपके तमाम जो हाथ आगे बढ़ रहा है वो पीछे हट जाता है क्योंकि रोहिंग्या एक मुसलमान है? रोहिंग्या के साथ आप तमाम तरह की ज्यादतियां होने देंगे? तो ये सब जो दिख रहा है पूरे तरीके से एक तरह का, मैं कहूंगी, पाखंड जो दिख रहा है इस पूरी सरकार का, वो अब किसी से छिपाए हुए भी नहीं छिप रहा है कि ये 3 देशों को ही आपने क्यों चुना, इस तारीख को ही आपने क्यों चुना, इन समुदायों को ही आपने क्यों चुना। सीधे तौर पर मुस्लिम नफरत में पूरे समाज को अंधा करने की ये कोशिश है कि अब देखिए सारे सवाल हमसे मत पूछिए क्योंकि हम मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको काफ़ी हल्का बना दिया गया है इन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर जो आ रहे हैं। मैंने आपको बताया 31 दिसंबर 2014 इन दस्तावेज़ों की बुनियाद पर पहले के मुकाबले बदलाव किया गया है कि अगर आपके पास अपने दस्तावेज़ नहीं भी हैं तब भी, अगर आपके माता पिता के दस्तावेज़ हैं, आपके दादा के हैं, आपके परदादा के भी दस्तावेज़ हैं, तब भी उनको कबूल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये इनकी वैलिडिटी भी एक्सपायर हो गई, इनका समय भी समाप्त हो गया है, तब भी इन पहचान पत्रों को कबूल कर लिया जाएगा। किसी भी तरह का पहचान पत्र चलेगा, ज़मीन का कोई कागज़ हो सकता है, कोई भी लाइसेंस हो सकता है, और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया कि तारीख भी निकल गई हो तब भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दस्तावेज जो, यानी कि कोई किसी भी तरीके का कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए उन देशों से जहां से ये लोग आ रहे हैं, और भारत का भी कोई वैलिड वीज़ा नहीं चाहिए जो कि जिसकी बुनियाद पे आप यहाँ आए और एक्सपायर हो गया तब भी उसको कबूल किया जाएगा। तो कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की शर्त यहाँ पर नहीं रखी गई है। कोई भी चुनी हुई जो स्थानीय संस्था है उसके सदस्य से दाखिल होने की तारीख का दस्तावेज आप दे सकते हैं कि इस तारीख को मैं भारत में दाखिल हुआ था, और वहाँ से जिन देशों से आप भाग कर आए हैं, मैंने आपको बताया कि परदादा के भी अगर कागजात हैं और अगर वैलिडिटी भी समाप्त हो गई है, एक्सपायर भी हो गया है, तब भी उसको कबूल किया जाएगा। और यहाँ पर आप एक ही चाल देखिए यहाँ पर। और इससे पहले आपको बताती हूँ कि डीएम नहीं बल्कि जो केंद्रीय जो पैनल है, सेंटर का पैनल, वो ये तय करेगा, वो देखेगा इन एप्लीकेशंस को। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि कम से कम कुछ ही घंटों के भीतर जब ये ऐलान हुआ तब हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, इन तमाम लोगों ने जिस तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दी उससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये मानते हैं कि विभाजनकारी राजनीति की जा रही है इस कानून के जरिए, और धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावी उद्देश्य के लिए। यहाँ एक तरफ बार बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ऐसा लगता है 400 नहीं 200 का भी विश्वास नहीं है ना, क्योंकि इस तरह से अपनी कमान से एक के बाद एक तीर निकाले जा रहे हैं, एक के बाद एक उस जो चाल खेली जा रही है कि लगता है कि अब ब्रह्मास्त्र जो निकालना था वो भी निकाल चुके। सीएए मैं कहूंगी ब्रह्मास्त्र हो सकता है, क्योंकि एक ही निशाने से, एक ही मैं कहूंगी तीर से बहुत सारे शिकार करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर खासकर मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मजबूत तरीके से, वो भी हिंदी में, अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने सीधे, मतलब किसी शक और शुबा की कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा 10 साल देश पर राज करने के बाद चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है, ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? एक और महत्वपूर्ण बात, एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, पूरा ट्वीट ये पढ़ लीजिए जाके ट्विटर पर। वो ये कह रहे हैं कि 11 लाख से ज्यादा जो व्यापारी और उद्योगपति हैं सरकार की नीतियों से तंग आकर और अत्याचार से तंग आकर वो तो घर छोड़ चुके हैं, वो तो भारत छोड़ के जा चुके हैं, और आप वहां से लोगों को बुला रहे हैं। तो यानी नीतियां इतनी खराब हैं कि आपके सबसे अमीर लोग छोड़कर जा रहे हैं। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बार बार जिक्र हुआ था, पूरा देश वो कह रहे हैं कि सीए का विरोध करता है, पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, उसके बाद कोई बात की जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मैं बिल्कुल भी एक इंसान के तौर पर
मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि अगर हम गरीब देश भी हैं तब भी हम गरीबों को आश्रय दे सकते हैं। इसमें हमने तब भी किया जब हम एक गरीब देश थे, हमने तब भी किया जब हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। इसमें मैं गरीबी को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहती हूँ, एक देश के तौर पर या तो हमारा दामन, हमारा दिल और हमारी बाहें सबके लिए खुली हैं या किसी के लिए नहीं। या सीधे तौर पर इस तरह से करुणा भाव का इस्तेमाल करके, उसे एक्सप्लॉइट करके सीधे तौर पर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश है। चुनाव से ठीक पहले पूरे तरीके से ध्रुवीकरण की ये चाल है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां ये कोशिश की जाएगी कि इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बांग्लादेशियों का आने जाने का के ऊपर जो पूरी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में आए या भाग कर वहाँ से आए या किसी भी तरीके से, उसको लेकर एक राजनीतिक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरे तरीके से एक कोशिश है। तो केंद्रीय पैनल क्यों करेगा इन एप्लीकेशंस का क्लियरेंस? क्योंकि जो राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं वो इसमें इनका कोई दखल ही ना बचे, यानी कि दिल्ली से आने वाले अधिकारी वो इन एप्लीकेशंस का निपटारा करेंगे। तो तमाम जो वो चीज़ है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो रोल प्ले कर सकती थी वो अब पूरे तरीके से वो नहीं कर पाएंगी। केंद्र ये बात करेगा। अब ये मामला आप कहेंगे कि ये तो 5 साल पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताना चाहती हूँ कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज़्यादा याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर अभी भी पड़ी हुई हैं। बताया गया था कि इसकी सुनवाई 2022 में होनी थी, लेकिन अभी भी मामला अभी तक उस पर बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट। 2020 में इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यूनियन मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद 200 से ज़्यादा पिटिशंस फाइल की जा चुकी हैं, जिसमें IUML के चैलेंज के साथ ही इन सबको क्लब कर दिया गया, एक साथ इनको इकट्ठा कर दिया गया। इसमें असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश चनिथला, महुआ मोइत्रा और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, असम गण परिषद है, इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी असम है, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन असम है और द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी DMK भी है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें यहाँ पर शामिल हैं जो इसको चैलेंज कर रही हैं। और बताया गया था कि ये दिसंबर 2022 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित रिटायर हो जाएंगे, UU ललित, तब इसकी शुरुआत होगी, इसकी सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उसमें जो केंद्र बिंदु है, जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, वो इसमें यह है कि भारत में जो आर्टिकल 14 है संविधान का, उसके सख्त खिलाफ है। ये पूरा जो प्रावधान है CAA का, पूरी जो परिकल्पना CAA की है कि एक धर्म को हटाकर हम इन बाकी धर्मों के लोगों को, जो प्रताड़ित और सताए हुए लोग हैं, उनको हम यहाँ आने की इजाज़त दे रहे हैं या हम उन्हें बाकायदा उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं कि यहाँ आने देंगे। जो आर्टिकल 14 है संविधान का, वो ये कहता है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। जो स्टेट है, राज्य है, यानी देश है, वो इनकार नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को कि कानून के सामने उसको बराबरी नहीं मिलेगी। यानी कानून की जो आंखें हैं वो बराबर हैं, कानून का जो तराजू है वो एक तरफ नहीं झुकेगा, एक पलड़ा या दूसरी तरफ नहीं झुकेगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी या आपका कोई धर्म ना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के संविधान को, भारत राज्य को कानून का जो सहारा है, कानून का जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो सुरक्षा है, वो सबको मिलेगी और कानून एक नज़र से तमाम लोगों को देखेगा। तो जब कानून के आधार पर भारत में नागरिकता दी नहीं जा सकती, तो भारत के नागरिकों को, भारत से आए हुए, बाहर से आए हुए लोगों को कैसे दी जा सकती है? पूरी तरीके से मैं कहूँगी बहुत ही घटिया और फाशिवादी एक तरह से ये इज़राइल का जो पूरा मॉडल है, ज़ायोनिज़्म का ये पूरा मॉडल है, जहां एक धर्म के आधार पर, मैं तो सोचती थी कि पाकिस्तान बनने की एक कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान को तो बहुत पीछे भारत छोड़ आया है। अब तो सीधे इज़राइल बनने की कोशिश है और निकटता आप देखिए कितनी जो कुर्बत है आपस में वो बढ़ रही है पूरे तरीके से। और आखिरी बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहती हूँ, पिछले 10 साल में
भारत में जो जुल्म और ज्यादती मुसलमानों के ऊपर हुई है, जो जुल्म और ज्यादती ईसाइयों के ऊपर हुई है, जो जुल्म और ज्यादती यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुई है, उनको जिस तरह से उनके घर तोड़े गए हैं, उन्हें जेल में भेजा गया है, जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तमाम तरह की विभाजनकारी और भेदभाव वाली नीतियां अपनाई गई हैं, भारत राज्य, भारत की ये सरकार जो सीएए का घोषणा कर रही है, उसकी अपनी विश्वसनीयता नहीं बची है कि वो ये कहे कि हम, यानी सोचिए जिस देश में उसके खुद के अल्पसंख्यक परेशान हों, प्रताड़ित हों, सताए गए हों, वो किस मुंह से आखिर ये कह सकता है कि हमारे तो अल्पसंख्यकों को हम सताएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हम अल्पसंख्यकों को यहाँ लाएंगे, अफगानिस्तान से हम अल्पसंख्यकों को यहाँ लाएंगे, बांग्लादेश से हम अल्पसंख्यकों को यहाँ लाएंगे। माफ कीजिएगा मोदी जी, आपकी जो विश्वसनीयता है, जो लॉस ऑफ फेस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो पूरे तरीके से हो सकता है। आपके पास कोई विश्वसनीयता बची नहीं है जिसके आधार पर आप किसी भी देश के अल्पसंख्यक को ये कह सकें कि आप अगर वहां प्रताड़ित हैं तो हम यहां आपको इंसाफ दें।